कांग्रेस के बीच में एक नया विचारधारा उभरती जा रही थी ऐसा था, जिसका नाम क्या था, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है, खाड़कूवाद। पंजाब में हम इसको क्या कहते हैं, खाड़कूवाद, ठीक है ना, कड़क, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि ये जो मॉडरेट्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये वहां पर पटिशन करते हैं, ठीक है, उनकी आओ भगत करते हैं, वहां पर जाके उनके हाथ जोड़ते हैं, पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा। अगर ऐसे भीख मांग कर कटोरों की तरह अगर आप किसी के पास जाओगे तो आपको कोई आजादी नहीं मिलने लगी। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपको आजादी चाहिए, ठीक है। तो इसी फेस में कांग्रेस में एक नया फेस आ गया जिसको क्या बोला गया, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट फेस, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड क्या था, क्या रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जो मॉडरेट से 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेस है वो मॉडरेट्स का फेस है। इस फेस में जो मॉडरेट से कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि दो तीन उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक कर दिया, या 1892 का एक्ट उनके थोड़े फेवर में चला गया, पर जो उनके मेथड्स चल रहे थे उससे कोई आजादी मिलने के आसार कम ही लग रहे थे। मैंने आपको बताया था किस तरह से लॉर्ड डफरिन ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कैसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो हालात बड़े कोई इतने अच्छे नहीं थे वहां पर कांग्रेस के, ठीक है। तो पहला रीजन ये था कि यहाँ पर मॉडरेट जो लीडरशिप थी उसका बहुत बड़ा फेलियर सामने आ रहा था, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट, जो गर्म दल थे कांग्रेस के अंदर, वो ये चाहते थे कि अब मॉडरेट के हाथ से बात निकल चुकी है, इनको परे करो, अब हमारी विचारधारा के हिसाब से चलो, हम आपको आजादी दिलाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला इवेंट जो था वो ये था। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है एक्सट्रीमिज्म का, क्यों हुआ, एक्सट्रीमिज्म क्यों आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई थी भारत में, जो हमने पढ़ी थी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, वो थोड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती गई, ठीक है। उसका जो फेस था वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा था, ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट्स अपने चरम सीमा पे जाकर अब थोड़ा स्लो होने लग पड़ी थी। ये जो फेस है, एक्सट्रीमिज्म का फेस है, ये रिफॉर्म मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये जो फेस है ये कौन सी मूवमेंट है, ये रिवाइव मूवमेंट है, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, रिवाइव मूवमेंट, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, अरविंदो घोष थे, ये लोग क्या कहते थे कि हमको कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए। राजा राम मोहन राय क्या बोल रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर दो, ठीक है, यहाँ पर सती को खत्म करो, यहाँ चाइल्ड मैरिज को खत्म करो। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं, गो बैक टू वेदास, समझ गए ना। वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो पास्ट था वो बहुत अच्छा था, ब्रिटिशर्स ने और मुगलों ने, मुसलमानों ने आकर हमारे पास्ट को खत्म किया, इसको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमारा जो पास्ट था वो बहुत अच्छा था, हमको किसी की इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो आप एक्सट्रीमिज्म में क्या देखेंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, अनलाइक मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर को और रिफॉर्म मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, नरम दल के थे। जो ये लोग हैं ये क्या कहते हैं कि नहीं, हमको कोई रिफॉर्म मूवमेंट नहीं चाहिए, हमको कोई ब्रिटिशर्स का एहसान नहीं चाहिए, हमको कोई वेस्टर्न एजुकेशन नहीं चाहिए, हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशन, सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेस है ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, रिवाइव ऑफ द इंडियन पास्ट, द ग्लोरी ऑफ इंडियन पास्ट विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स एज अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो इसी इसी महत्व से देखो, हमने, मैंने आपको बताया कि गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश फेस्टिवल को स्टार्ट किया, जो आज भी मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी में महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये क्यों स्टार्ट किए गए, इसका कोई बेस नहीं है, कोई वैदिक बेस नहीं है, ठीक है। पर ये इसलिए स्टार्ट किया गया कि भारत में अपने कल्चर को फिर से जागरूक कराना, लोग जागरूक होंगे, वो वेस्टर्न को छोड़ें, अपने कल्चर में जागरूक हो। उनका ये मानना था कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ठीक है, ये क्या कर रही है, हमको वेस्टर्नाइज कर रही है, हमको गुलाम बना रही है अंग्रेजों का, ठीक है। तभी अंग्रेज लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सती अबॉलिशन करा देते हैं, ये करा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारा कल्चर है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि सती होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं, पर जिसने करनी है करे, जिसने नहीं करनी है ना करे, आप कोई लॉ ना बनाओ उसमें, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, ये बात हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है इतना आपको, क्लियर है जी इतना।
देखो मेन मोटिव ये था कि अंग्रेजों को जल्द से जल्द निकालना यहाँ से, ठीक है, और भारत को वेस्टर्नाइजेशन होने से बचाना, ठीक है। उनका मेन मोटिव तो जो था वो यही था, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो उनके आने का यही था, मैंने आपको बताया कि मॉडरेट्स का बहुत बड़ा फेलियर था, मॉडरेट्स कोई रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, और इसलिए उन्होंने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और दूसरा क्या था, ये रिवाइवल मूवमेंट थी, ठीक है, भारत में रिवाइवल मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, जो ये कहते थे कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये कट्टरवादी लोग थे, कट्टरवादी भारतीय थे, जो कहते थे हमको कोई फॉरेन का दखल नहीं चाहिए किसी चीज में, ठीक है। तो इस चीज में हमने ध्यान रखना है कि इनका मेन एजेंडा तो ये था कि भारत को आजाद कराना है, इमीडिएट आजाद कराना है, ठीक है। और ये था कि मॉडरेट्स को साइडलाइन करना हमने, ठीक है, मॉडरेट्स कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए? ठीक है जी। तीसरा फैक्टर क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को यहाँ पर लेके आया, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को बर्थ किया, आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ के बारे में मैं आपको बताया था कि आनंद मठ, बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये नॉवल लिखा था आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ का जो लिंक है वो किससे है, हमने पढ़ा था सन्यासी रेबिलियन से, सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था उसमें, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट को प्रमोट करने के लिए ये नॉवल लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जो आनंद मठ है इसको एक्सट्रीमिस्ट की बाइबल कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी की बाइबल कहा जाता है। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये सन्यासी रिवोल्ट में ये लिखा था, नोवेल लिखा था, उसमें उन्होंने बहुत कट्टर विचारधारा लिखी थी, किस तरह से हिंदू कल्चर जो था वो अपने पीक में था, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, मुसलमानों ने आकर हमारे कल्चर को तबाह कर दिया। इस नोवेल ने क्या किया, भारत में एक एंगर लेके आया, भारत की कुछ सेक्शंस में गुस्सा आ गया, वो इमीडिएट चाहते थे कि ये लोग एक्सपेल हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो आनंद मठ का बहुत बड़ा रोल था भारत में एक्सट्रीमिज्म फेस को बढ़ावा, उग्रवाद तो नहीं मैं कहूंगा, वो तो रेवोल्यूशनरीज में चल जाएंगे वो, ठीक है, गरम दल को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, जो इमीडिएट रिजल्ट मांग रहे थे कि अभी हमको आजादी चाहिए, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा कर रहा था। आनंद मठ को बाइबल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेस इन इंडिया बोला जाता है, इसने बहुत बड़ा काम किया उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों की विचारधाराओं को बदलने के लिए, ठीक है। और आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो वंदे मातरम जो हमारा सॉन्ग है, ये एक्सट्रीमिज्म का बहुत बड़ा, आज हमारे भारत में वंदे मातरम गाया जाता है, ये एक्सट्रीमिस्ट फेस से डील करता है, उस फेस में ये आया था, ये वंदे मातरम जो हम सॉन्ग गाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय। तो इसका जो लेख है वो भी आनंद मठ में है, ठीक है। तो इससे आप देखो ना, वो क्या कर रहा है, वो वंदे मातरम लिख रहे हैं, ठीक है, वंदे मातरम जब आप आज भी सॉन्ग गाते हो तो आप में एक देश के लिए एक जज्बा पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो नोवेल थी इसने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया था मॉडरेट्स को एज वेल एज अंग्रेजों को, और इसने ये बोला था भारत को अब एक ऐसी विचारधारा की जरूरत है जो जल्द से जल्द हमको आजादी दे। क्लियर है जी? ठीक है जी। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा देखो, मैं मेडिसिन खा लूँ, 1 मिनट का टाइम दे दूंगा।
पानी नहीं है, पानी है, पानी। क्लियर है जी। तो आनंद, आगे चलें। अगला चलें जी। सबसे तीसरा फैक्टर कौन सा था जिसने भारत में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया? एज ऑफ कंसेंट बिल। एज ऑफ कंसेंट बिल, मैंने आपको पहले भी इस बिल के बारे में बताया था। एज ऑफ कंसेंट बिल 1890। 1890 में एज ऑफ कंसेंट बिल जब आया, उसने भारत में, ठीक है, जो एज ऑफ मिनिमम एज ऑफ मैरिज थी, ठीक है, गर्ल्स की, उसको 10 से लेकर 12 साल कर दिया। 10 से लेकर 12 साल कर दिया। अब देखो, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, स्पेशली बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने इस बिल को बहुत ज्यादा अपोज किया। उन्होंने बोला मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि आपने 10 से 12 साल कर दिया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बोला कि ये हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस है, हमारा कल्चर है। हाँ, हम लोग देखिए हमने क्या करना क्या नहीं करना। अंग्रेजी फरंगी सरकार कौन होती है इस चीज को आगे लेके आने के लिए? उन्होंने इस बिल को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला अगर 10 से 12 साल, अगर चाइल्ड मैरिज को हम लोग ना नहीं करते, ठीक है, अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो उसको होने देना चाहिए। ठीक है, जो सेक्स होता है, ठीक है, जो बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया है, वो 18 साल के बाद कर दिया जाए। ठीक है, उनका ये तर्क था कि अगर माँ बाप अपने जीते जी, ठीक है, बच्चे की मैरिज करा लें, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की लाइफ उनके जीते जी सेटल्ड हो सकती है। ठीक है, उन्होंने ये आधार बनाया था कि अगर कल बच्चे लेट हो रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली उम्रें घटती जा रही हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि चाइल्ड मैरिज एक्सेप्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, चाइल्ड मैरिज को अगर आपने 10 से 12 साल किया, ये हमारा जो कल्चर है उसमें बेफजूल की इंटरफेरेंस है। तो ये याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल को अपोज किया। अब एक मैंने आपको बताया था पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा जो थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक वन ऑफ द मेन मेंबर थे। एमजी रानडे, ठीक है, उन्होंने शुरू की थी, पर बाल गंगाधर तिलक उसके मेन मेंबर थे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा जो थी, उसने उसके में अब दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, दो पार्ट्स कैसे हो गए? एक पार्ट मॉडरेट्स का था, ठीक है, और एक पार्ट एक्सट्रीमिस्ट का था। जो मॉडरेट्स थे उस सभा के अंदर, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इस बिल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भैया ठीक है जी, ये बिल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। पर वहां पर क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जो वन ऑफ द क्रू मेंबर थे, वो इस चीज को अपोज कर रहे थे। तो पूना सार्वजनिक सभा जिसकी मदद से ये बिल आगे आया था, उसमें भी पार्टीशन होने शुरू हो गए। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो हो ही रहा है, रीजनल नेशनल जो रीजनल काउंसिल थी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर भी इन दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाईबाजी शुरू होगी कि नहीं हमको ये चाहिए, वो कोई कहता था ये इंटरफेरेंस है, कोई कहता था नहीं हमारे समाज के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बात हुई, पूना सार्वजनिक सभा ने ये काम करना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि भारत में एक्सट्रीमिज्म की भावना को और बल मिला। ठीक है, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने लिखना शुरू कर दिया अपने पेपर्स में कि ये बेफजूल के हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जो कट्टरवादी लोग तो पहले ही बैठे हैं, आज भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने इस चीज को सपोर्ट करना शुरू की थी। ये भी वन ऑफ द मेन रीजन था कि भारत में कैसे एक्सट्रीमिज्म की जो फिलॉसफी थी वो चलने लग पड़ी। क्लियर है जी? क्लियर है जी? एज ऑफ कंसेंट बिल कैसे फैक्टर बना भारत में एक्सट्रीमिज्म फेस को लाने के लिए? देखो, स्टार्ट किसने किया? अंग्रेज। बाल गंगाधर तिलक मेन चल रहे हैं इसमें, किसी को अपोज कर रहे हैं। पीपीएनए कुछ नहीं है, गलती से टाइप है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की बात कर रहा हूँ।
हेलो। क्लियर है जी। अगला फैक्टर क्या था? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ बहुत बड़ा फैक्टर था भारत में एक्सट्रीमिस्ट फेस को लेके आना। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज मूवमेंट चलाया था भारत में, वो पहली ही बार बोल रहे थे गो बैक टू वेदा। ठीक है, हम ये बात देखते हुए कि एक्सट्रीमिज्म लाने में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा था, एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी को बढ़ावा देने के लिए। वापस मंगा लेंगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद, स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद उनके जो आगे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने भारत में कट्टरवादी मूवमेंट्स को शुरू किया। फॉर एग्जांपल शुद्धि मूवमेंट शुरू की, बताया था मैंने आपको, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट उन्होंने भारत में शुरू की थी। शुद्धि मूवमेंट का क्या काम था कि जो लोग भारत में अंग्रेज और क्या नाम है मुसलमान हो गए थे, उन लोगों को भारत में वापस कन्वर्ट करना हिंदुइज्म में। ठीक है, हिंदुइज्म का गो बैक टू वेदर्स का नारा लग रहा है, हिंदुइज्म में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो। इससे क्या हुआ, भारत में एक एक्सट्रीमिज्म फेस को बढ़ावा मिला। हालांकि इसका एक नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या चीज हुई कि भारत में जो मुसलमान थे उन लोगों के दिमाग में ये बात आने लग पड़ी कि भैया हम लोगों को भी धक्के देके बाहर करेंगे। तो मुसलमानों ने आस्ते आस्ते सपोर्ट जो थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में घटानी शुरू कर दी थी। ठीक है, खैर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट था। पर ये देखो, ये अब वो क्या कर रहे हैं कि शुद्धि मूवमेंट चला रहे हैं। शुद्धि मूवमेंट से क्या हुआ, वो गो बैक टू वेदास का नारा लगा रहे हैं। इससे क्या हुआ, वही रिवाइवल ऑफ इंडियन पास्ट। लोगों को ये लगने लग पड़ा यार, हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के हिसाब से चल रहे हैं, हम वेस्टर्न एजुकेशनों की बात कर रहे हैं, या तो हमारा पास्ट ही बहुत बड़ा ग्लोरियस था, हमको क्या जरूरत पड़ी है इन चीजों में आने की। इसलिए भारत में क्या हुआ, भारत में एक एंगर पैदा हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने जो इस बेस पे हुआ कि ये लोग हमारे कल्चर को चेंज करके हमको ही वेस्टर्नाइज करना चाह रहे हैं, हमको ही अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसने भारत में एक्सट्रीमिस्ट फेज को बढ़ावा दिया। देखिए, इसको फोन करके फिर इसको फोन कर दो पार्टी में। आपने पढ़ा नहीं है सन्यासी रिवोल्ट? मैंने आपको बताया था सन्यासी रिवोल्ट, इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो जागे। सन्यासी रिवोल्ट मैंने आपको बताया था, अनंत मठ ने शुरू नहीं किया था, अनंत मठ ने सपोर्ट किया था। जब सन्यासी रिवोल्ट चल रहा था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने ये अनंत मठ के थ्रू लोगों को जागरूक करना शुरू किया था कि आप सन्यासी रिवोल्ट को साथ दीजिए। मास बेस के अंदर किया था इस रिवोल्ट के लिए। ठीक है, ताकि मास ज्यादा आए, लोग ज्यादा से ज्यादा इस रिवोल्ट को जुड़े, ताकि इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। शुरू थोड़ा किया था उसने। क्लियर है? सबसे इमीडिएट फैक्टर क्या था जिसने भारत में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया? इमीडिएट कॉज जो था, इमीडिएट कॉज 1897 की पूना में प्लेग। पता होगा प्लेग क्या होता है? ठीक है, रेड फ्ली से ये पैदा होती है ये बीमारी। ठीक है, चूहों से बढ़ती है। अब देखो क्या हुआ, उस समय पूना में प्लेग फैल गई। ठीक है, 1897 में प्लेग फैल गई। चलो ठीक है, प्लेग फैल गई, कोई बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये है कि ये एक डेडली डिजीज है, लोगों की मौतें वो होती हैं इस डिजीज से। ठीक है, तो कम से कम बहुत लाखों की संख्या में लोग मरने शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या टाइप करते हैं, पूना प्लेग, 1897 पूना प्लेग टाइप कर दिया उन्हें।
तो पूना प्लेग में क्या हुआ कि प्लेग से लाखों लोग मरने शुरू हो गए, ठीक है। तो अंग्रेजी हुकूमत ने प्लेग को कंट्रोल करने के लिए एक प्लेग कमिश्नर को अपॉइंट किया। प्लेग कमिश्नर को उन्होंने एक अपॉइंट किया जिसका नाम क्या था, डब्ल्यू सी रैंड। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेग कंट्रोल करने के लिए ऐसे सख्त मेथडों को अपनाना शुरू कर दिया। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक घर के अंदर 4 पेशेंट प्लेग के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये लोग अंदर आए, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने 4 आदमी जो थे प्लेग, जिनको एक घर में 4 बंदों को प्लेग हुआ है, उनको पहले धक्के से बाहर निकाला, उनके लेडीज के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, जो बाहर नहीं जा रहे थे उनके जोर जबरदस्ती की, ठीक है। उनको धक्के देकर उनके घर से बाहर निकाल दिया और उनके घरों को आग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि जो वायरस होता है वो हीट में मर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप लोगों के घरों को आग लगा दो, लेडीज के कपड़े फाड़ दो, ठीक है, जबरदस्ती लोगों को बाहर निकालो, उनको मारो पीटो, ठीक है। उन्होंने ये वाला स्टेप उठाना शुरू कर दिया, लोगों के घरों को आग लगा दी, जिससे जो प्लेग कमिश्नर थे डब्ल्यू सी रैंड, उनकी बहुत बड़ा आलोचना शुरू हुई, लोगों में गुस्सा आना शुरू हो गया। अच्छा, मॉडरेट्स कहते थे कोई बात नहीं भैया, हम तो पैम्पलेट छाप के बैठे ही हैं, गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, हम बता देंगे, हम बता देंगे। तो तिलक वर्ग के आदमी कहते हैं यार क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों को मार रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, तुम वहाँ पर पैम्पलेट लेके बैठोगे अन्ना हजारे की तरह, ठीक है, कोई अनशन करोगे वहाँ पर, ये वो फेस नहीं है आप अनशन करने वाला। तो ये गुस्सा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो उनके न्यूज़पेपर थे, ठीक है, केसरी में डब्ल्यू सी रैंड के बारे में लिखना शुरू कर दिया, उनके अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया, ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने इस इंसिडेंट को महाभारत युद्ध का साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है, महाभारत युद्ध के साथ कंपेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि गीता का कोट दिया अपने न्यूज़पेपर में, गीता में बोला गया कि अगर एक पापी को आप मारोगे, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन में गीता में बोला अगर एक पापी को आप मारोगे तो उसका पाप आपको कभी नहीं लगेगा। तो ऐसे जब वो विचारधारा दे रहे थे, हाँ, केसरी अखबार में उनका एक न्यूज़पेपर था केसरी, ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर में उन्होंने ये चीज लिखी, ठीक है। तो अगर आप एक अन्यायी आदमी को मारोगे तो उसका आपको पाप नहीं लगेगा, और लोग उसको पढ़ते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, 2 बंधु थे जिनका नाम क्या था, 2 भाई, दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर, और बाल कृष्ण चापेकर। इन तीनों ने क्या किया, वो लेखों को पढ़कर इतने प्रोत्साहित हो गए, उन्होंने डब्ल्यू सी रैंड की हत्या कर दी, एक प्लेग कमिश्नर की, सीनियर ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी, ठीक है। तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये, ठीक है, एक बड़े ऑफिशियल की हत्या हुई है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन आ गई कि उन्होंने इस चीज को भड़काया था, तभी ये हत्या हुई है। हालांकि इन तीनों को बाद में मार दिया गया था, ठीक है। जब तिलक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस चीज के प्रूफ ही नहीं मिले, ठीक है, इन चीज के प्रूफ लोगों ने मिटा दिए, वो पेपर ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, लोगों ने पेपरों को जला दिया। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी, पर तिलक वहां पर क्रिटिसाइज करी जा रही, ये गवर्नमेंट ये करती है। इवन कि उन्होंने इस हत्या को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमने शिवाजी के चैप्टर में पढ़ा था अफजल खान का इंसिडेंट, जब शिवाजी ने अफजल खान को रात को पीछे से मारा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस इंसिडेंट को सपोर्ट करते करते इस इंसिडेंट को शिवाजी के अफजल खान के कत्ल के साथ कंपेयर कर दिया और बोला ये बिल्कुल सही है। और अब तो हद ही हो चुकी थी, ठीक है, और उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उस समय गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक पर सेक्शन 123A के तहत सेडिएशन चार्ज लगाया, देश गद्दारी का चार्ज लगाया, और उनको कहां पर डाल दिया, उनको जेल कर दी गई, मेंडली प्रिजन, मेंडली में उनको भेज दिया गया, वहां पर उनको जेल कारागार दी गई, जहां पर वहां पर 4 से 5 साल वो जेल में रहे। और वहां पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य, गीता रहस्य। तो ये बहुत बड़ा एक इमीडिएट रीजन था कि भारत में एक्सट्रीमिज्म फेस आया। देखिए क्या रिपीट करूं, इतना बड़ा इंसिडेंट रिपीट करूं फिर से, आप सुन नहीं रहे थे आप।
सेक्शन 123A सेडिएशन एक्ट लगाया गया। देश सेडिएशन एक्ट फंडामेंटल एक्ट में पढ़ा हुआ आपने। सेडिएशन एक्ट जो होता है देश गद्दारी देशद्रोह का एक्ट लगता है ये, ठीक है। तो उन्होंने देशद्रोह का एक्ट लगाया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। इनको मेंडली जेल में डाल दिया गया, जहां पर 4 से 5 साल तक ये वहां पर रहे। और इनको इन्होंने जब वहां पर जेल में थे तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य। गीता रहस्य। एक अंग्रेजी ऑफिसर थे जिनका नाम क्या था, चर्चिल वैलेंटाइन चर्चिल। यहां तक कि वैलेंटाइन चर्चिल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तक कह दिया था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है जी। इसके अलावा जो और फैक्टर थे जिनके कारण ये एस्टिमेट फेस आया, देखो मेन तो यही थे, ठीक है। और जो थे मेन वो क्या थे, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज जो हम पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा था, उससे भी इमीडिएट इफेक्ट पड़ा कि एक्सट्रीमिज्म आया। लॉर्ड कर्जन पॉलिसी पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हमने पढ़ना है कि मेथड्स क्या थे। अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो क्या मेथड्स अपना रहे थे, हमने उनका मेथड पढ़ लिया, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि वो धरना दे रहे हैं, ठीक है, पैम्पलेट छाप रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों का मेथड क्या है, देखो सीधी बात है, इन लोगों का मेथड तो यही था कि अभी डंडा उठा लो, ठीक है, डंडा उठाओ और दे दनादन भगाओ यहाँ से। अभी रेवोल्यूशनरीज नहीं आए, अभी ये लोग एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी बंदूक उठाने का टाइम नहीं आया, डंडा उठा लो, लगाओ इनके चार पांच लगाओगे ना, जब इनको सूतोगे, ठीक है, ये अपने आप भाग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था कि हमने पिटीशन कोई देनी नहीं। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या बात बोला, मॉडरेट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स, ये एक डड्डुओं की सभा है,
जब हर साल मॉनसून आता है तो वो कुओं के पास आके कड़ैंकू कड़ैंकू करने लग पड़ते हैं। ठीक है, ये डड्डुओं की सभा है। उनको यहाँ तक कह दिया कि ये लोग भिखारी लोग हैं, ये वहां पर डोंगा लेके कटोरा लेके आते हैं और आजादी मांगते हैं, जिससे कभी आजादी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये पहला उनका मेथड था। ठीक है, मेथड बाय कि अब तो एग्रेसिव मेथड, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रेसिव मेथड, को नो पटिशन नो दलील, कोई नहीं सुनना, सीधा डंडा उठा लो, लठ उठा लो। ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे सही। ठीक है, पहला। दूसरा मेथड क्या था, उन्होंने स्वराज का डिमांड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्वराज का डिमांड तो मॉडरेट फेस में आ चुका था। मॉडरेट्स वर आल्सो आस्किंग फॉर स्वराज। स्वराज का मतलब क्या, हमारा राज, हम लोगों का राज। ठीक है, सब राज हमारा राज। मॉडरेट्स कहते थे, उनके हिसाब से स्वराज क्या था, मॉडरेट्स के अकॉर्डिंग स्वराज क्या था कि भारत में ब्रिटिशर्स रहें, ये ना जाएं, ये यहीं रहे, इनका रहना बहुत जरूरी है। भारत गुलाम रहे कोई बात नहीं, क्वीन का गुलाम रहे, पर भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत की जो लेजिस्लेचर है, वहां पर भारतीयों को डालना शुरू करो, आस्ता आस्ता उनकी ट्रेनिंग करो। ठीक है, ताकि आस्ता आस्ता क्या हो, हम लोगों को अपना शासन करना आ जाए और हम लोग आस्ता आस्ता आजादी की तरफ चल जाए। उनका मानना ये था, ये स्वराज है। एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे, स्वराज इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उनका मानना क्या था, स्वराज जो है वो क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, टोटल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दूसरा स्वदेशी। स्वदेशी ये एक्सट्रीमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था, मॉडरेट्स का नहीं था। स्वराज हमको पता लग गया, तिलक बोले स्वराज इज माई बर्थ राइट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज माई बर्थ राइट। उनका मानना ये, अगर वो स्वराज की बात बोलते हैं तो उनका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आजादी में जीना मेरा बर्थ राइट है। ठीक है, तो दूसरा क्या था, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या है, बाबा रामदेव राय, बाबा रामदेव हमारे जिंदाबाद, वो भी आज स्वदेशी नारा लगा रहे हैं। उनका नहीं है ये नारा, ये उस समय का नारा है। ठीक है, तो बाबा रामदेव फिलॉसफी, इंडिया की बनी हुई चीजों को अपनाना, इंडिया की बनी हुई एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन को अपनाना। भारत के हम क्यों कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े, अपने स्कूल्स बना लो। ठीक है, हम क्यों फॉरेन के कपड़े बने, पेंट कमीज है, टेलरों को बुलाओ, उनको दिखाओ भाई ऐसे बनाते हैं, बना दो पेंट कमीज, हम तेरा बना लेंगे, बाहर से आई चीज नहीं लेंगे हम। इसको हम क्या कहते हैं, स्वदेशी। ठीक है, तो दूसरा उनका फिलॉसफी क्या था, स्वदेशी। तीसरा, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबा रामदेव इस स्टैंड तक नहीं गया, जा भी नहीं सकता कभी, क्योंकि इस समय ओपन वर्ल्ड है, WTO है। ठीक है, बाबा रामदेव को उठा के ले जाएगी अमेरिका में, फिर वहां से योगा कराएगी उससे अच्छी तरह से, वो नहीं कर सकता ये काम। ठीक है, तो उस समय कोई WTO नहीं थी। ठीक है, तो क्या था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड। ठीक है, बॉयकॉट, अगर स्वदेशी को प्रमोट करना है नेचुरली तो उसको बाइकआउट करोगे, और बाइकआउट में सबसे बड़ा क्या था, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स। अब देख लो फिलॉसफी कहां जा रही है, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स, आग लगा देना। बाबा रामदेव कभी ये नहीं कर सकते, कोलगेट को कभी आग नहीं लगा सकते, नहीं तो पहले सलवार धोती आई थी वो भी नहीं मिलेगी, ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, फॉरेन, आज जैसे कोलगेट पेस्ट आ रही है, हमने कोलगेट को इस्तेमाल ही नहीं करना, बॉयकॉट, टोटल बॉयकॉट। कोलगेट जो है बाहर की है, इस्तेमाल ही नहीं करना, टाइड बाहर का है, इस्तेमाल ही नहीं करना। अगला, स्ट्राइक्स, धरना। अब देख लो कितना रैशनलिस्ट फिलॉसफी चल रही है। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट का बेस बदलना शुरू हो चुका है, कितने कट्टरवादी लोग आस्ता आस्ता बीच में आ रहे हैं। तो ये क्या था, स्ट्राइक करना, धरना करना। अब देखो ना, अगर एक पेस्ट है,
कोलगेट पेस्ट है, अगर उस समय ब्रिटिश बनाते होते, तुम पेस्ट को आग लगा दोगे या अपनी बनाई दातुन को प्रमोट करोगे, तो इससे क्या होगा? ब्रिटिश का कुछ जा रहा है? ब्रिटिश का कुछ नहीं जा रहा। ये क्या है? एक प्रेशर टेक्निक्स है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। क्यों? गुड्स को ही क्यों चुना गया? ब्रिटिश यहां पर क्यों आए थे? यस, ब्रिटिश यहां पर क्यों आए थे? पैसा कमाने के लिए। सबसे बड़ी पावर क्या थी? सबसे बड़ा रीजन क्या था? इकोनॉमिक पावर। कॉलोनी बना दिया था, उसी चीज को तोड़ो। जब वो चीज नहीं मिलेगी भाग जाएंगे। चाइना हो गया सीधा, जब चाइना के गुड्स को उन्होंने बॉयकॉट किया, आ गया लाइन पे चाइना, हट गया तिब्बत से पीछे। रोज का उसको कितने डॉलर्स का नुकसान हो रहा था, हट गया पीछे वो। ठीक है, तो ये क्या था? एक प्रेशर टेक्निक थी। ठीक है, क्लियर है जी? तो स्वदेशी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यही लोग स्वदेशी मूवमेंट लेके आए, जिसमें भारतीय बैंक्स आए। भारत के अपने बैंक्स बनने लगे, भारतीयों ने बैंक्स बनाने शुरू किए। भारतीय कॉलेजेस, हमारे अपने लोगों ने कॉलेजेस बनाने शुरू किए। मैं पढ़ाऊंगा आपको स्वदेशी मूवमेंट में। बंगाल स्कूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, पढ़ाऊंगा आपको मैं ये। ठीक है, अपनी फैक्ट्रीज बननी शुरू होगी, अपनी मिल्स बननी शुरू होगी। तो ये क्या था? स्वदेशी था। उन्होंने क्या बोला? सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी स्टीम है। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आजादी, जब तक आजादी मिलेगी तो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, नहीं तो आप तो गुलाम। वो आप तो एक बस खिलौना हो, जैसे जैसे चाबी घूम रही है आप चली जा रही हो। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दुनिया में रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो ये क्या था? एक पैट्रियोटिज्म की भावना दे रहे थे। तभी अपने पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना। ओ भैया, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम जाओगे। ठीक है ना? मॉडरेट्स की सबसे बड़ी कमी क्या थी? उनके साथ मास अटैच नहीं थी। मॉडरेट्स का क्या मानना था? लोगों को भी अटैच करने की जरूरत नहीं है, लोगों को पढ़ाओ, वो पॉलिटिकली एजुकेट नहीं है। इनका क्या मानना था? उनको कोई वेस्ट जो सो के हमने विचारधारा नहीं पढ़ानी है लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। ठीक है, उनको बताओ कि आपका कल्चर कितना बड़ा है, और ये लोग क्या, ये 4 फुट के जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये आपके कल्चर को ही मिस यूज कर रहे हैं और आपको ही गुलाम बना रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? लोगों को उन्होंने गैदर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक्सट्रीमिज्म फेस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सक्सेस की तरफ जाने लग पड़ा। तो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, पता है आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय कहाँ से थे? पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से? महाराष्ट्र से। बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे? बंगाल से। ठीक है ना? और बिंदु घोष, और बिंदु घोष बंगाल से। मेन लीडर्स जो थे वो ये। गंगाधर तिलक पुणे से, महाराष्ट्र से। बिपिन चंद्रपाल बंगाल से, लाला लाजपत राय पंजाब से। ठीक है जी, क्लियर है जी? अब नेचुरल सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनके खिलाफ इस तरह से बातें कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको प्रसाद तो खिलाएगी नहीं।
कि आज मंगलवार है, चलो बनाना खिला दो इनको, कोई बात नहीं, ठीक है, या लड्डू तो आपको खिलाएगी नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लिखना नहीं है, मेन पॉइंट्स को देखना है, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो, एक ही चीज नहीं लिखनी है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी? गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, नेचुरली अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अटैक किया। हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में, यही एक्सट्रीमिस्ट बाद में रेवोल्यूशनरीज बन गए थे, और बिंदु घोष को अलीपुर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। हम पढ़ेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक बताया आपको मैंने, ठीक है, उनको किस तरह से मेंडली में भेजा गया, जेल में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक्सट्रीमिज्म क्रश होना शुरू हो गया, ठीक है। जब एक्सट्रीमिज्म क्रश होना शुरू हो गया, तो भारत में उसके बाद एक नई विचारधारा आई, जिसको हमने क्या बोला, रेवोल्यूशनरीज, जिसको हिंदी में उग्रवाद भी कहा जाता है। जो रेवोल्यूशनरी थे उनका क्या मानना था, भैया ना हाथ जोड़ के जाएंगे, ना ये डंडे के जाएंगे, ठीक है ना, ये जाएंगे तो बंदूक से जाएंगे, ठीक है, गोली मारो, मार दो इन लोगों को, मरेंगे 4-5 मरेंगे, अपने हम डर जाएंगे। आज के टाइम पे आम आदमी, ठीक है, आज के, हाँ ये असली प्रसाद लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज के टाइम पे अब देखो आप, किसी को कह रहा हो कोई कश्मीर में जाके हनीमून बनाओ, ठीक है, वो कभी नहीं जाएगा कश्मीर में जाके, ठीक है ना। तो नेचुरली एक टेरर है। देखो टेररिज्म क्या है, आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ोगे, टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अच्छा ये बात आप देखना, मेंस में पढ़ोगे ना, टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है टेररिज्म की। टेररिज्म क्या है, मारना थोड़ा टेररिज्म है, खौफ, ठीक है। जलंधर से सेब व्यापारी वहां पर गए, आज से 6 महीने पहले की खबर थी, लोग कहने लग पड़े कश्मीर में सब कुछ सही चल रहा है, गवर्नमेंट कहने लग पड़ी कश्मीर में सब कुछ सही चल रहा है। जलंधर व्यापारी सेब लेने गए, उनको 6 बंदों को मार दिया वहां पर उग्रवादियों ने। ये क्या टेरर है। अब जो यहाँ पर तिंदर शिंदर पिंदर सोच रहे होंगे वहां पर जाके ढाबा खोलना है, भरावां दा ढाबा, तिंदर दा ढाबा, ठीक है, अब वो जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। ये क्या है, ये टेरर है, खौफ, ठीक है ना। तो इसके बाद जब एक्सट्रीमिस्ट को दबाया गया, ठीक है, उनको अंदर किया गया, उन पर सेडिएशन चार्जेस लगाए गए, तो यही मूवमेंट बाद में जाके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में तब्दील हो गया। एक्सट्रीमिस्ट को उन्होंने खत्म कर दिया था, अब उन्होंने रेवोल्यूशनरिज्म को ज्वाइन कर लिया, जो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है जी आपको? ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, देखो, फिर हम चलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल,
ठीक है जी, चलें। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड कर्जन। क्या पॉलिसी थी, मजा आ गया, मजा आ गया देख के। मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है। क्यों था? देखो, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इतिहास क्या हमारे बुजुर्गों की गलतियां हैं। अगर आप इन गलतियों को दिमाग से सोचोगे, ठीक है, तो आप अपने भविष्य को सुधार सकते हो। एशियन इंडिया आएगा, अब मौर्य पढ़ोगे, नंदा पढ़ोगे, गुप्ता पढ़ोगे, क्या बात है। पता लगेगा ना किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटा सा कबीलाई लड़का, चाणक्य की हद से कैसे उसने बहुत बड़े एक एम्पायर को, नंद एम्पायर को खत्म कर दिया, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड कर्जन कैसे, आओ पढ़े हम, ठीक है। बंगाल, जब हम बंगाल की बात करते हैं, प्रीवियस बंगाल, आज़ादी से पहले बंगाल की बात, हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी। तो बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल में क्या क्या आता था? बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल आता था, उड़ीसा, बिहार, असम और बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये जो एरिया थे, ये उस समय के बंगाल के एरिया थे, ठीक है जी, क्लियर है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आई, ठीक है। मैंने आपको बताया फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। मेजर इंटेलिजेंसिया क्लास जो थी वो बंगाल से लिंक कर रही थी। भारत में सबसे पहले वेस्टर्न एजुकेशन जहाँ पर आई वो बंगाल में आई। भारत में सबसे पहले इंटेलेक्चुअल क्लास जो आई वो बंगाल में आई, ठीक है। भारत में इंग्लिश, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सबसे पहले सिविल सर्वेंट जो ब्रिटिश इंडिया में थे, बंगाल से आए। जब मैंने आपको सोसाइटीज के बारे में बताया था, जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उन 5-6 एसोसिएशन में से 6, तो आप लगा लो 3-4 एसोसिएशन तो बंगाल में थी। तो भारत का जो नेशनलिज्म था, ठीक है, जो भारत का नेशनलिज्म की जड़ थी वो कहाँ से चल रही थी? बंगाल से चल रही थी। बंगाल क्या बन चुका था? भारत का नेशनलिज्म का गढ़ बन चुका था, ठीक है। और आपको पता है बंगाल फाइनेंस कैपिटल रही है। ये आजादी के बाद जो फाइनेंस कैपिटल है वो मुंबई शिफ्ट हुई है, वो भी 60, 70, 80 के दशक में। 60, 70, 80 दशक तक बंगाल जो है, कैलकाटा, वो फाइनेंशियल कैपिटल रही है। आज भी बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, यूको बैंक्स, ठीक है ना, इन लोग बड़े बड़े बैंक का जो हेड ऑफिस आज भी बंगाल में है, ठीक है। तो बंगाल क्या था कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो नेशनलिज्म को कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, उसका गढ़ बनता जा रहा था। और गवर्नमेंट का एजेंडा क्या था? गवर्नमेंट का एजेंडा यह था किसी तरह से नेशनलिज्म को तोड़ना, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन साहब 1903 में एक प्रपोजल लेके आए। उन्होंने क्या बोला? जो बंगाल है, ठीक है, अब वो ये तो बोलेंगे नहीं, सीधी बातों कभी कहेंगे नहीं। उन्होंने कहा बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, एक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, बांग्लादेश, जो आज की, इसमें आप खुद कंपैरिजन करते हो कितना बड़ा एरिया होगा। उन्होंने बोला कि जो बंगाल है इतना बड़ा एरिया है कि एक चीफ कमिश्नर जो वहां पर बैठा है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम में इतना बड़ा एरिया संभाल ले। तो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बोला हमको, ये 1970-80 तक रही है ये कैपिटल। ये तो अब जाके 70-80 के दशक में मुंबई आई है, फाइनेंशियल कैपिटल बनी है। आज भी मैं बताया कि बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर आज भी वहां पर है, बंगाल में है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने ये बात बोली कि देखो एक कमिश्नर इतना बड़ा नहीं संभाल पा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए हम बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। जिसका क्या है, एक पार्ट होगा वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न बंगाल, वेस्ट बंगाल, उस समय की उसकी लैंग्वेज थी वेस्ट बंगाल, ठीक है। बंगाल को बीच में से डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन से हिस्से आएंगे? आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार।
आज का जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, उन्होंने किस में डाल दिया? वेस्ट बंगाल में डाल दिया। और दूसरा पार्ट क्या था? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में क्या चला गया? बांग्लादेश और असम। तो उन्होंने क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि इसकी अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर है जी? इतना समझ में आया आपको? अब रियल रीजन क्या था? ठीक है, अब रियल रीजन क्या था, अब उसको समझने की कोशिश करिए। बंगाल में नेशनलिज्म बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया 1857 के बाद ब्रिटिश की पॉलिसी क्या होगी थी? डिवाइड एंड रूल। 1857 का रिवोल्ट अगर एक दो साल चला, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मैंने आपको बताया था 1857 रिवोल्ट के बाद उन्होंने क्या बोलता? भारत के जितने भी कल्चरल एरियाज हैं उन पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब हम हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करेंगे। सर सैयद अहमद खान का एग्जांपल आपके सामने है ही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट जिन्होंने चलाई थी, ठीक है, वो कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग पड़े थे। तो हुआ क्या? मेन एजेंडा क्या था? बंगाल में नेशनलिज्म है, बंगाल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी है। उन्होंने बोला बंगाल में उठते नेशनलिज्म को हमने अभी चोट पहुंचानी है। उसके लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ो। तो जो वेस्ट बंगाल का एरिया था, वेस्ट बंगाल यानी आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वो कौन थे? हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। और जो ईस्ट बंगाल का एरिया था, आज का बांग्लादेश और असम, वो क्या था? मुस्लिम एरिया था। वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो टेक्निकल पॉइंट क्या था? हिंदू मुसलमानों को अलग करना। हिंदुओं ने इस चीज की अगेंस्ट बोला। ठीक है, हिंदू तो उस चीज के अगेंस्ट बोलेंगे। मुसलमान लोग जो थे उनमें से कुछ मुसलमान तो इस चीज के अगेंस्ट बोल रहे थे। 80% मुसलमान वर सपोर्टिंग दिस। क्यों? अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान क्या कह रहे हैं? सर सैयद अहमद खान ये बात कह रहे हैं कि भैया हिंदू लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में इट इज डोमिनेटेड बाय हिंदू लोग, और हिंदू कम्युनिटी जो है वो बड़ी बड़ी सर्विसेज में चली गई है, पर आज हमारे मुसलमान सिर्फ दर्जी रह गए हैं। वो सलमा बेगम उनके साथ ही बैठे हुए हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई सलवार कमीज सी रहा है, कोई कुर्ता पजामा सी रहा है, एंड दे आर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर फॉर्मिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या हुआ? मेजर मुसलमान लोग इस चीज को सपोर्ट करने लग पड़े कि अगर ईस्टर्न बंगाल अलग हो जाएगा तो वहां पर एक अलग कमिश्नर बैठेगा, तो वहां पर क्या होगा? हमारी एजुकेशन आएगी, जो वहां पर पोस्टें होंगी सिविल सर्विसेज की, वहां मुसलमान ज्यादा हैं तो मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इससे क्या हुआ? वेस्टर्न पार्ट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो इससे क्या हुआ? मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड कर्जन करते करते एक झटके में उन्होंने आपस में डिवाइडेशन लानी शुरू कर दी, और नेशनलिज्म को वीक करने का बहुत बड़ा प्लान था ये। तो उन्होंने 1903 में ये एक निकाला रेगुलेशन कि ऑफिशियल रीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कारण पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल की डेट क्या डिसाइड की गई? जुलाई 1905। जुलाई 1905 में इस चीज का बिल जो है उसको पास किया जाएगा। और पार्टीशन किया कब जाएगा? लाइन ड्रॉ कब की जाएगी? अक्टूबर 1905 में। ये उनका प्लान था जी। 1903 में अनाउंसमेंट थी, 1905 में एक्ट पास करना था, अक्टूबर 1905 में इसको डिवाइड कर देना। ये उनका प्लान था। ठीक है, और इसके खिलाफ एक मूवमेंट चली जिसका नाम क्या था? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसको बाद में स्वदेशी मूवमेंट भी कहा गया। स्वदेशी मूवमेंट भी कहा गया। समझ आ गया जी?
देखो इसको, फिर हम चले स्वदेशी मूवमेंट में। वेस्टर्न जो बंगाल था, वेस्ट बंगाल वो हिंदू डोमिनेटेड। जुलाई 1905 को जो था वो बिल पास होना था, और एक्चुअल जो होना था वो अक्टूबर 1905 को होना था। अनाउंसमेंट 1903 को हुई थी। चलिए जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है, कब से शुरू हुई? 1903 से शुरू हुई, जब ये अनाउंसमेंट हुई। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को हम दो फेसेस में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे 1903 से लेकर 1905 तक, जब तक पार्टीशन हो जाता है। ठीक है ना, इस फेस में मॉडरेट इसको डोमिनेट कर रहे थे, मॉडरेट विचारधारा इस मूवमेंट को लेकर चल रही थी। ठीक है, 1905 के बाद इस मूवमेंट में एक्सट्रीमिज्म का बोलबाला ज्यादा हो गया। ठीक है, 1905 के एंड तक क्या हुआ? एक्सट्रीमिज्म का बोलबाला ज्यादा हो गया। तो हम इस मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मूवमेंट में एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट। पहले मॉडरेट्स ने चलाया, बाद में एक्सट्रीमिज्म का ज्यादा जोर पड़ना शुरू हो गया इस मूवमेंट में। ठीक है, तो हुआ क्या, जब 1903 में इसकी अनाउंसमेंट की गई तो लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम इसके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे, ये बहुत बड़ी एक अन्याय है हमारे साथ। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1903 में, ठीक है, मॉडरेट लीडर्स जो खासकर बंगाल के थे, उनको ये जिम्मेदारी दी कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई जाए। तो मेन लीडर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपनी एक किताब के जरिए इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया। उस किताब का नाम क्या था? बंगाली, सॉरी न्यूज़पेपर था ये, बंगाली। बंगाली न्यूज़पेपर के तहत इसको क्रिटिसाइज किया। दूसरे कौन थे मॉडरेट? देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बुक हितवादी हितवादी के तहत इसका बहिष्कार किया, इस डिसीजन के अगेंस्ट बोला। ठीक है, तीसरे कौन थे? के मित्रा। के मित्रा, जिन्होंने अपनी न्यूज़पेपर संजीवनी संजीवनी के तहत अंग्रेजी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया, उनके इस फैसले को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, कि ये जो बंगाल पार्टीशन का फैसला, ये बहुत ही गलत फैसला है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? इनका चल रहा है, मॉडरेट्स चल रहे हैं। तो नेचुरली इनका काम क्या था? मॉडरेट्स की विचारधारा तो वही थी, इन्होंने पैम्पलेट बांटने शुरू कर दिए, अपने न्यूज़पेपर्स में इनके खिलाफ लिखना शुरू किया, पब्लिक ओपिनियन बनानी शुरू की। ठीक है, मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। ठीक है, चलो आओ, पिंडो पिंडो गांव गांव में जाना शुरू कर दिया। हितवादी ना, हितवादी न्यूज़पेपर का नाम है, हितवादी न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, तो वहां पर जो उनका अपना मेथड था, उससे उन लोगों ने करना शुरू कर दिया कि हम गवर्नमेंट पे प्रेशर करेंगे जिससे ये बंगाल पार्टीशन को, डिसीजंस को वापस ले लें। पर हुआ इससे उलट। जुलाई 1905 आ गई, गवर्नमेंट के दिमाग में सिर पे जूं भी नहीं खिसकी, और जुलाई 1905 में, सॉरी जुलाई 1905 में इसका
के मित्रा, संजीवनी, 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 ठीक है। तो गवर्नमेंट में कोई प्रेशर नहीं, लॉर्ड कर्जन पे कोई प्रेशर नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 जुलाई 1905 को ये बिल पास कर दिया। अब भैया और एक्सट्रीमिस्ट ने कहा 2 साल तुमने इसके खिलाफ मूवमेंट चलाई, इतने पैम्पलेट बांटे, इतने खर्चा किया, यहाँ गए वहां गए, सब कुछ कर दिया, ठीक है, तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। जुलाई 1905 आ गई और ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ऑडियंस कहते हैं कोई गल नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम ये होने देंगे, अभी 3 महीने पड़े हैं, अक्टूबर पड़ा है अभी। उन्होंने और जोर लगाना शुरू कर दिया, लो जी भैया अक्टूबर भी आ गई। और अक्टूबर को क्या हुआ, पार्टीशन शुरू हो गया, लाइन ड्रॉ करनी शुरू हो गई। ऐसे पार्टीशन को अफेक्ट करना शुरू किया तो कलकत्ता टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग कंडक्ट की गई। कलकत्ता टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग कंडक्ट की गई। बोला गया कि अब ये टाइम आ चुका है कि इस पार्टीशन के अगेंस्ट हमको कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। हिंदू मुसलमानों ने क्या किया, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी। हिंदू कुछ 20% मुसलमान जो इसके अंगेज थे, मेजर इसके फेवर में आ रहे हैं, ठीक है। जो कुछ लोग अंगेज थे उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को राखी बांधी, सिंबल ऑफ यूनिटी ब्रदरहुड, ठीक है। फिर गंगा स्नान किया, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ गंगा स्नान किया, ठीक है, कि हम लोग एक है, हम लोगों को अब रिलीजन के साथ भड़काकर हमको अलग नहीं कर सकते, हम लोग एक है, ठीक है, इट सिग्निफाइज दिस। उसके बाद वंदे मातरम के नारे लगाए गए, प्रोटेस्ट हुए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए, ठीक है। इसके बाद अमर सुनार बांग्ला, अमर सुनार बांग्ला का नारा लगाया गया, जिसको किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला का एक गीत बनाया, नेशनलिज्म का गीत बनाया, ब्रदरहुड का गीत बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज के टाइम में ये जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। अमर सोनार बांग्ला आज के टाइम पे बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट बाहर भी जाने लग पड़ी, बंगाल पार्टीशन के खिलाफ बाहर, बंगाल से बाहर भी आवाज उठने लग पड़ी। पूना में इसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाई, एंटी पार्टीशन मूवमेंट किसने चलाई, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इसके खिलाफ मूवमेंट चलाई। मद्रास में किसने इसके खिलाफ चलाई, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में। पंजाब में इस मूवमेंट को, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को किसने चलाया, बीजेपी, बाल गंगाधर तिलक। चलो आगे। पंजाब को इस मूवमेंट में, पंजाब में एंटी पार्टीशन मूवमेंट किसने चलाई, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह कौन थे, भगत सिंह के चाचा थे। सरदार अजीत सिंह, उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया था, जिसको क्या बोला गया था, कैनाल मूवमेंट। पंजाब में कैनाल मूवमेंट चलाई थी, ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट ही थी, उसी की फॉर्म थी जो पंजाब में चलाई गई थी बाय सरदार अजीत सिंह, हुआ था अंकल ऑफ सरदार भगत सिंह। दिल्ली में इस मूवमेंट को किसने चलाया था, दिल्ली में इस मूवमेंट को चलाया गया बाय सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा।
क्लियर है जी इतना? देखो इसको, सरदार अजीत सिंह पंजाब। ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बांग्लादेश, उन्होंने इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सुनार बांग्ला का गान गाया था कि हम लोग एक हैं। बाद में बांग्लादेश का आज के टाइम पे ये राष्ट्रगान है, जैसे हमारा जनगण मन है, उनका अमर सुनार बांग्ला है। तो क्लियर है जी, चलिए आगे। तो इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ आगे, किस तरह से इस मूवमेंट को चलाया गया। भारतीयों ने ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स को आग लगानी शुरू कर दी, ठीक है, जलाना शुरू कर दिया। वकीलों ने कोर्ट को निगलेक्ट कर दिया, कहते ये जजेस जो बैठे हैं, ये कानून जो है अंग्रेजी कानून है, हम यहाँ पर वकालत नहीं करेंगे, वकालतें छोड़ दी। बच्चों ने अंग्रेजी स्कूल्स को छोड़ दिया, अंग्रेजी कॉलेजेस को छोड़ दिया गया, हम नहीं पढ़ेंगे, बॉयकॉट है, टोटल बॉयकॉट है। लोगों ने अंग्रेजी कपड़ों को पहनना बंद कर दिया, लेडीज ने अंग्रेजी कॉस्मेटिक्स को यूज करना बंद कर दिया, अंग्रेजी बैंगल्स को तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, वॉशरमैन थे जो धोबी थे, उन्होंने कहा अंग्रेजों के कपड़े नहीं धोएंगे, जो करना कर लो जाके, अपनी गोरियों मेमों को बोलो जाओ धो बैठ के रिन से, हम नहीं धोएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आपने ये चीजें करनी शुरू कर दी हैं तो नेचुरली है, जो बच्चों को ने छोड़ा, तो अंग्रेज सरकार पागल तो है नहीं, ठीक है, उसने भी प्रेशर करने के लिए इस मूवमेंट को, जिन बच्चों ने अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ा, अंग्रेज सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया, जाओ वापस ना आना, ठीक है। उसी तरह जिन्होंने कॉलेजेस को छोड़ा, उनको बर्खास्त कर दिया गया, कहते तुम्हारे करियर ही खराब है, ब्लैक लिस्टेड हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं तुमको रखेंगे। कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भी बच्चे थे, कोई ग्रेजुएशन के बच्चे थे, अब उनको कौन सहारा देगा? स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, हम लोगों ने, भारतीयों ने आगे आकर कॉलेजेस बनाने शुरू किए। कैसे? देखिए, बंगाल में पहला भारतीय कॉलेज बना, बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता में। इस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदु घोष, अरबिंदु घोष। उसी के साथ साथ बंगाल में एक और कॉलेज बना, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट,
इसी के साथ साथ भारत में जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट थे चाहे मॉडरेट्स थे, उन्होंने भारतीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई। भारतीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, अपनी एजुकेशन पॉलिसी। फॉरेन की जो पेंटिंग्स थी, फॉरेन का जो आर्किटेक्चर था, उसको साइड कर दिया गया। हम इनकी पेंटिंग्स को यूज नहीं करेंगे। लोगों ने अपने घरों से फॉरेन की पेंटिंग्स को बाहर फेंक दिया। फिर से मुगल पेंटिंग्स आने लग पड़ी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम भारतीयों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए ब्रिटिश ने डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। स्वदेशी एजुकेशन पॉलिसी थी ये। ठीक है जी। अगला काम क्या किया गया, फॉरेन की पेंटिंग्स को फेंक दिया गया और इंडिजीनियस भारत की एंशिएंट पेंटिंग्स को यूज किया गया। आवाज आ रही है आपको? भारत की इंडिजीनियस पेंटिंग्स को यूज किया गया। ठीक है, इसमें नाम आता है अरविंदर कुमार घोष, ये चीज याद रखना। ठीक है, अरविंदर, हाँ वीडियो रुक रही है, ठीक है। अरविंदर नाथ घोष, अरविंदर नाथ घोष, इन्होंने भारत की अपनी इंडिजीनियस पेंटिंग्स को बनाना शुरू किया फिर से। भारत के, नहीं रह गया थोड़ा, भारत के अपने साबुन आने शुरू हो गए, भारत की अपनी पेस्ट आनी शुरू की, भारत के अपने टेक्सटाइल्स आने शुरू हो गए। चिदम्बरम पिल्ले ने, चिदम्बरम पिल्ले, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने मद्रास में अपनी एक नेविगेशन शिपिंग कंपनी बनाई, नेविगेशन शिपिंग कंपनी बनाई। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में अपनी एक नेविगेशन शिप कंपनी बनाई। बंगाल केमिकल फैक्ट्री बनाई गई, बंगाल में एक अपनी केमिकल, स्वदेशी केमिकल फैक्ट्री बनाई गई। ठीक है, क्लियर है जी। अब ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स था इसमें, अब ब्रिटिशर्स का इसमें रिस्पॉन्स क्या था, ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे दबाना शुरू किया। ठीक है, तो ब्रिटिशर का रिस्पॉन्स क्या था, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, माइल्ड रिप्रेशन किया, एक्सट्रीमिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं अंदर डाला उन्होंने किसी को, आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर कार्रवाई करके अंदर डालना शुरू किया। इसका मेन एजेंडा क्या था कि मॉडरेट्स को प्रेशर आए कि वो यहां से हट जाएं, मॉडरेट्स को प्रेशर आए कि वो यहां से हट जाएं। दूसरा उन्होंने क्या किया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी शुरू की, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी शुरू की भारत में। कैरेट और स्टिक पॉलिसी क्या थी, एक्सट्रीमिस्ट को दबाना, एक्सट्रीमिज्म को दबाना, एक्सट्रीमिस्ट को दबाना, एक्सट्रीमिस्ट को दबाना डंडे के जोर पर, और मॉडरेट्स जो थे उनको लॉलीपॉप देना ताकि वो पीछे हो जाए कि भैया हम तुम्हारे लिए एक एक्ट लेके आएंगे, घबराओ मत, 1-2 साल ठहर जाओ, आपको जो रिफॉर्म चाहिए हम आपको दे देंगे। और उनके डाउट में आ गया कि भैया अंग्रेज तो प्रेशर में आ गए हैं, ठीक है, हमको तो प्रेशर में लेके आना था, ज्यादा काम तो हमने करना ही नहीं था, अंग्रेज प्रेशर में आने शुरू हो गए, कोई बात नहीं, हल्के हो जाओ। और एक्सट्रीमिस्ट को दबा रहे हैं ये,
डंडे के जोर पर। जब मॉडरेट्स बिल्कुल पीछे होने लग पड़े, मॉडरेट्स ने कहा नहीं भैया अब ज्यादा मूवमेंट को ज्यादा नहीं फैलाना, ठीक है बंगाल तक रखो, इस मूवमेंट को ज्यादा नहीं आगे लेके जाना हमने, कि ये अंग्रेज मानने लग पड़े हैं, इतना ज्यादा प्रेशर ठीक नहीं है कि ये देने से भी भाग जाए, ठीक है ना। जब मॉडरेट थोड़ा साइड में होने लग पड़े तो एक्सट्रीमिज्म को पूरी तरह से दबा दिया। इसको क्या कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। मीठा लॉलीपॉप मॉडरेट्स को दिया और एक्सट्रीमिस्ट को दबाते गए, जब मॉडरेट्स पीछे हो गए एक्सट्रीमिस्ट को दबा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और इसी का रिजल्ट क्या था कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का, कांग्रेस स्प्लिट। कांग्रेस के अंदर इन इश्यूज के कारण स्प्लिट हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में लड़ पड़े। मॉडरेट्स कहते थे नहीं हम इस मूवमेंट को आगे नहीं लेके जाएंगे, इसको ज्यादा ना बढ़ाओ, इसको ज्यादा प्रेशर अप ना करो, ब्रिटिश मान रहे हैं हमारी बात। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे ये कुत्ते की दुम है, नहीं मानने वाले, ये कुत्ते की दुम है ये, ठीक है इसको 20 साल पाइप में भी डाल दोगे सीधी नहीं होगी ये। और इन दोनों की विचारधारा अलग होने लग पड़ी, जिससे अल्टीमेटली क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट, सूरत स्प्लिट। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में अलग हो गए, एक्सट्रीमिज्म जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे वो कांग्रेस को छोड़कर चले, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ये मूवमेंट ऐसी चलती रही, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। और ये चीज भी याद रखना कि 1911 में अंडर द प्रेशर ऑफ कांग्रेस एंड इंडियन रेवोल्यूशनरीज, जिन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, अंग्रेजी हुकूमत के लोगों को, फिरंगियों को मारना शुरू कर दिया था, 1911 में बंगाल पार्टीशन का फैसला अंग्रेजी हुकूमत द्वारा वापस ले लिया गया। तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस ले लिया गया। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, समझ में आए आपको? ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे कौन से होंगे, सूरत स्प्लिट। अगली क्लास में होंगे सूरत स्प्लिट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल, ये हमारी अगली क्लास के टॉपिक होंगे। क्लियर है जी? अगली क्लास या फ्राइडे या सैटरडे को होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके।